अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के ब्रीथिंग होती कैसे है, ठीक है, उसका तरीक़ाकार क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, सबसे पहले हम ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैशियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। अब तक आप गैशियस एक्सचेंज पढ़ते आए हैं, प्लांट्स में भी आपने और एनिमल्स में भी गैशियस एक्सचेंज का फिनोमेना पढ़ा है, लेकिन जो गैशियस एक्सचेंज होती है उसके लिए जो फिज़िकल मूवमेंट्स दरकार होती हैं, ठीक है, जो जिस्मानी हरकत होती हैं उसके साथ जिनका ताल्लुक़ होता है, तो वो ब्रीथिंग कहलाते हैं, ठीक है। सांस लेना इसे कहते हैं। इसके दो फेजेस हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, या इसको इनहेलेशन का दूसरा नाम इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम एक्सपिरेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन ये पहली फेज़ है और इंस्पिरेशन सांस अंदर लेना, और एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन सांस बाहर निकालना, ठीक है। तो उसमें ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अक्सर इसमें जो है वो डिफरेंस भी आ जाता है कि डिफरेंस क्या है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, एक दूसरे के उलट चीज़ें होनी हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड, किसमें, इनहेलेशन के अंदर। जैसे ही हमने सांस लेना है, रिब मसल्स ने क्या हो जाना है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, सुकड़ना है, और रिब्स ने रेज्ड हो जाना है, उभर आना है। जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारी छाती जो है वो ऐसे उभर आती है, बाहर निकल आती है, ठीक है। तो रिब मसल्स का दूसरा नाम हमने पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। दूसरे नंबर पर डोम शेप डायाफ्राम, डोम शेप से क्या मुराद है, गुंबदनुमा। डायाफ्राम की शेप जो है वो गुंबदनुमा होती है। पिछले लेक्चर में हमने लंग्स में पढ़ा था कि लंग्स के नीचे मौजूद होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लोअर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और लोअर्ड हो जाता है। आप देखें रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो वो उभरे हैं, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है कि इसको नीचे को आना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होती है। ऐसे इसकी शेप होती है, ये ऐसे, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी शेप है, ये ऐसे लंग्स के नीचे मौजूद होता है। अब देखें जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल सीधा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सीधा हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। ये एरिया अब नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से डोम शेप क्या होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और लोअर हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक का मतलब पिछले लेक्चर में भी बताया था कि क्या है, छाती, चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है। प्रेशर ऑन लंग्स रिड्यूसेस, और स्पेस का ताल्लुक, सरफेस का ताल्लुक जो है वो एरिया का ताल्लुक किसके साथ है, एरिया का ताल्लुक है प्रेशर के साथ। आपने पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो एरिया के साथ इसका ताल्लुक क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एरिया जो है वो बड़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लंग्स पर कम हो जाएगा। लंग्स एक्सपेंड, लंग्स फैलते हैं, एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेज, और उनमें भी हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब लंग्स में हवा का प्रेशर जो है वो कम है, बाहर जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स, तो एयर जो है वो बाहर से कहाँ चली जाएगी, हवा के अंदर, लंग्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन, बिल्कुल इसके उलट। यहाँ पर रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पर रिब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चले जाएंगे। डायाफ्राम इधर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, डायाफ्राम इधर रिलैक्स हो जाएगा और फिर दोबारा से उभर आएगा, ये ऐसी ही शेप दोबारा ले लेगा, ठीक है, और जो है वो क्या हो जाएगा, डोम शेप्ड अपनी उसकी शक्ल वापस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर चेस्ट कैविटी की स्पेस जो है वो दोबारा कम हो जाएगी, रिड्यूसेस, ठीक है। इधर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था, इधर प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर लंग्स एक्सपेंड हुए थे, फैले थे, तो यहाँ पर लंग्स जो है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इसका रिवर्स फिनोमेना है, ठीक है। और जैसे ही लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा तो हम दबाव किसी चीज़ पर डालते हैं तो वहाँ से वो चीज़ निकल जाती है, ठीक है। तो जैसे ही लंग्स पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो हवा को जो है वो एक्सपेल कर देगा, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ब्रीथिंग कंट्रोल कैसे की जाती है,
ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारा टॉपिक के ब्रीथिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उसके लिए जो है वो आप जानते हैं कि ब्रेन हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो ब्रेन में एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर। अब ये नाम से ही जाहिर है ये इसने क्या करना है, रिस्पायरेशन को मॉनिटर करना है, रिस्पायरेशन को क्या करना है, मॉनिटर करना है। अब रिस्पायरेशन में आप देखते हैं, रिस्पायरेशन के अंदर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। अब जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता है, जो ब्रेन है या रिस्पायरेटरी सेंटर है वो क्या करता है, रिब मसल्स को, इनको रिब मसल्स को, इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज भेजता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्रीथिंग के लिए। इनको रिब मसल्स को मैसेज आता है रिस्पायरेटरी सेंटर के ज़रिए। रिस्पायरेटरी सेंटर ये चीज़ चेक करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो ये एमसीक्यू भी आ जाता है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि रिस्पायरेशन जो है वो, सॉरी, ब्रीथिंग जो है वो किससे कंट्रोल की जाती है, रिस्पायरेटरी सेंटर्स के ज़रिए, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सेंटर को स्टिमुलस क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जब खून के अंदर बढ़ेगी तो उससे ब्रीथिंग का फिनोमेना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर बढ़ती है खून के अंदर तो ब्रीथिंग ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें हवा जब हम दाखिल करवाते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो एक्सहेलेशन होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो इजाफी बन चुकी है उसको बाहर निकालना हो तो हम जो है वो ब्रीथिंग करते हैं। अब दो और चीज़ें हैं कि ब्रीथिंग का जो रेट है, रेट ऑफ ब्रीथिंग, वो देखते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है जी। वो दो हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं, एट रेस्ट और हार्ड एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं या हार्ड जॉब कोई कर रहे होते हैं तब क्या होता है, ठीक है। रेस्ट में वो कहता है कि 16 to 20 टाइम्स पर मिनट जो है वो हम ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं 16 से 20 बार 1 मिनट के अंदर रेस्ट में, ठीक है। और एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम, ये डबल हो जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है जी। ये दो सर्कमस्टांसेस हैं ब्रीथिंग के। ब्रीथिंग का वो कहता है कि एक और चीज़ है कि इनवॉलंटरी है या वॉलंटरी। कि इनवॉलंटरी आप जानते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, जो वो काम होते हैं जिन पर हमारा काबू नहीं होता, ठीक है, जो हम सोचे समझे बगैर करते हैं, होश हवास में नहीं करते, ठीक है। और जो है वो वॉलंटरी क्या होता है, जो वो फिनोमेना, वो एक्शन जिसको हम जो है वो सोच समझ कर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसे वॉलंटरी कहते हैं। तो अब ब्रीथिंग को देखें तो इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा काबू होता है, हम थोड़ा सा सांस रोक सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते, तो ये कुछ हद तक वॉलंटरी है, आगे जाकर ये क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसके अंदर ये जो फिनोमेना है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको आपने बिल्कुल समझ के, एक दूसरे के उलट हैं तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको इस तरह से एक कंपैरिजन करके आप जो है वो अगर समझेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।